नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो लास्ट क्लास में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था अवकलन। तो उसके हमने कुछ फॉर्मूले लिखे थे, आप उनको अच्छे से याद कर लें। और आज हम नया टॉपिक उसी में कंटिन्यूसली कर रहे हैं कि अवकलनीय फलनों के गुणधर्म। तो इसमें पहला गुणधर्म लिखते हैं लिखो, दो अवकलनीय फलनों f(x), दो अवकलनीय फलनों f(x) तथा g(x) का योग तथा अंतर, दो अवकलनीय फलनों f(x) तथा g(x) का योग तथा अंतर भी अवकलनीय फलन होता है। अवकलनीय फलन होता है। तो ये लिख लें, यानी दो अवकलनीय फलनों का f(x) तथा g(x) का योग तथा अंतर भी अवकलनीय फलन होता है। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों? अगर हमारे पास कोई दो अवकलनीय फलन है f(x) तथा g(x), तो हम उसका योग करें या अंतर करें, तो ये जो फलन बनते हैं f(x) प्लस g(x) या f(x) माइनस g(x), ये फलन भी अवकलनीय होता है। इसका मतलब क्या है? हम उसका अवकलन कर सकते हैं। तो इसका अवकलन कैसे करते हैं? पहले f का अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स, f(x) का अवकलन करेंगे और प्लस माइनस g(x) का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। तो ऐसे हम इस फलन का अवकलन कर सकते हैं। तो अगर f और g दो अवकलनीय फलन हैं तो उनका जो सम आता है वो भी अवकलनीय फलन होता है, और जो उनका माइनस आएगा दोनों का वो भी अवकलनीय फलन होता है। और ऐसे उसका अवकलन कर सकते हैं अलग अलग। तो बच्चों नेक्स्ट इसमें लिखें, दो अवकलनीय फलनों f(x) तथा g(x) का, दो अवकलनीय फलनों f(x) तथा g(x) का गुणन भी अवकलनीय फलन होता है। तो इसी में चेंज कर लें, सेकंड लिख लें यहाँ पे स्टेटमेंट कि दो अवकलनीय फलनों f(x) तथा g(x) का गुणन, यहाँ पे लिखें का गुणन भी एक अवकलनीय फलन होता है। तो इनका जो गुणन है वो भी एक अवकलनीय फलन होता है। तो अगर f(x) तथा g(x) दो अवकलनीय फलन है बच्चों, तो f(x) इंटू g(x) जो होता है वो भी हमेशा अवकलनीय फलन आता है। और इसको अवकलन कैसे करते हैं देखें, d बाई डी एक्स f इंटू जी। तो f(x) इंटू g(x) का क्या करना है? अवकलन करना है। तो यहां से क्या करेंगे कि f(x) को ऐसा कैसा रखें और g(x) का अवकलन कर दो, f(x) को ऐसा कैसा रख लो और g(x) का अवकलन कर दें, और फिर यहाँ पे f(x) का अवकलन कर दो और g(x) को ऐसा कैसा रख लो। यानी g(x) को ऐसा कैसा रखेंगे और फिर f(x) का अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। वो तो आप पहले किसी को भी ऐसे रखो और दूसरे का अवकलन, यानी एक को ऐसे रखा जाता है दूसरे का अवकलन किया जाता है। तो इस तरीके से हम इसका अवकलन कर सकते हैं। अगर हमें दो फलन दे रखे हैं तो उसका अवकलन कैसे किया जाता है, ये उसका तरीका होता है। ठीक है, अब ये कैसे आया देखो, कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर सबसे पहले कि फलन किसी भी बिंदु पर अवकलनीय फलन कब होता है कि f(x) माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, और लिमिट x टेंस टू a पे जो लिमिट आती है वो मेरा फलन पे क्या हो जाता है, यानी उस बिंदु पे फलन का अवकलन हो जाता है। याद करो जो सबसे पहले कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो अब हमें क्या करना है, एक फलन दे रखा है f(x) और इंटू g(x) है। तो इस फलन का हमें क्या करना है, मान लो किसी बिंदु C पे अवकलन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लगाओ, लिमिट x टेंस टू मान लो C पे निकालना है। तो लिमिट x टेंस टू C, और ये मेरा फलन हो गया, और माइनस क्या होता है, ये जो फलन है इसको मैं hx मान लूं। तो वहां पे अगर याद करो हम डेफिनेशन क्या लगाएंगे, h ऑफ x माइनस h ऑफ c अपॉन x माइनस c, और लिमिट x टेंस टू c हो जाता है। डेफिनेशन यही होती है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे देखो एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस यहां से एफ ऑफ सी इंटू
जी ऑफ सी लिख सकते हैं अपॉन एक्स माइनस सी लिखेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, वो जो डेफिनेशन है वो लगानी है इसमें। तो डेफिनेशन लगाया तो मैंने उसको यहां से ये लिख सकते हो, बाय डेफिनेशन इसको ये लिख सकते हैं सर ये फलन माइनस जिस बिंदु पे निकालना है वो रख दिया और अपॉन में एक्स माइनस सी लिख दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों लिमिट एक्स टेंस टू सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी, और यहां क्या लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, और इसमें क्या करेंगे एक टर्म ऐड कर देंगे और वही टर्म माइनस कर देंगे, यानी माइनस का एफ एक्स इंटू जी ऑफ सी, और यही ऐड कर देंगे तो प्लस एफ एक्स इंटू जी ऑफ सी। ठीक है, और यहां से लिख देंगे माइनस का एफ ऑफ सी इंटू जी ऑफ सी, ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अपॉन में क्या दिया हुआ है, अपॉन में हमें दे रखा है एक्स माइनस सी। तो हम बाय डेफिनेशन ये फॉर्मूला कैसे है वो देख सकते हैं। तो डेफिनेशन लगाइए मैंने, क्या लिखते हैं सर किसी भी फलन एफ एक्स का किसी बिंदु सी पे अगर हमें अवकलन निकालना है तो हम क्या करते हैं एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी और लिमिट एक्स टेंस टू सी। यही क्या होता है उस फलन का बिंदु सी पे अवकलन हो जाता है। तो वही डेफिनेशन हमने लगाई है। अब देखो क्या करेंगे यहां से, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, देखें देखो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहां इन दोनों से एफ एक्स कॉमन ले लें, अगर इन दोनों से यहां से देखो एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा हुआ है, तो यहां से एफ एक्स कॉमन ले लेते हैं इन दोनों से। तो एफ एक्स कॉमन लेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, और मैंने इन दोनों टर्म से एफ एक्स कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया जी ऑफ एक्स, और यहां से आ गया माइनस जी ऑफ सी, और ये बट्टा आ गया एक्स माइनस सी। ये लिख सकते हैं बच्चों, इन दोनों टर्म में से मैंने एफ एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो यहां से इन दोनों टर्म से हम जी ऑफ सी कॉमन ले सकते हैं। तो जी ऑफ सी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा प्लस का जी ऑफ सी कॉमन लिया मैंने तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। यहां से देखो एफ ऑफ एक्स, यहां से क्या आ जाएगा देखो जी ऑफ सी हमने कॉमन ले लिया तो यहां से आ गया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, और यहां से बटा आ गया एक्स माइनस सी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास अगर हम ये लिमिट लगाएं, इसको अंदर ले सकते हैं इसको, और इसको ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम यहां से देखें लिमिट लगाएं तो क्या आ जाएगा, लिमिट अगर लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों लिमिट एक्स टेंस टू सी, और ये एफ एक्स बन गया, और ये देखो जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये क्या है जी डैश सी है। किसको व्यक्त कर रहा है ये जी डैश सी। याद करो जो हमने कल देखा था डेफिनेशन में कि सर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और इसका अगर लिमिट होता है एक्स टेंस टू सी पे तो ये मेरा फलन क्या आ जाता है एफ डैश सी के बराबर आता है, हाँ या ना। यही इस पॉइंट सी पे फलन का क्या बन जाता है अवकलन बन जाता है। तो अगर हम इसके लिमिट लगा देंगे तो लिमिट लगाएंगे तो बच्चों क्या बनेगा ये, यानी यहां इसको लिख लेते हैं एक बार जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी और अपॉन में एक्स माइनस सी, तो इसमें लिमिट रख देंगे। फिर यहां अलग लिमिट एक्स टेंस टू सी और जी ऑफ सी, और ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन बच्चों बन जाएगा एक्स माइनस सी, ये लिख सकते हैं। यानी लिमिट को मैंने क्या कर दिया दोनों जगह लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों ये मेरा बन गया, अगर लिमिट लगाएंगे तो ये बन गया एफ ऑफ सी, ये बन गया एफ ऑफ सी, और ये क्या बन गया, ये क्या बन गया जी डैश सी, और यहां से ये क्या आ गया प्लस का जी ऑफ सी रखा हुआ है, और यहां से ये क्या आ गया देखो यहां इसको लिख सकते हैं एफ डैश सी। तो ये फॉर्मूला आ गया देख लो, यानी एक फलन को ऐसा का ऐसा रखा जाता है, दूसरे का अवकलन किया जाता है, फिर दूसरे को ऐसा रखेंगे फर्स्ट का अवकलन कर देंगे। तो इस तरीके से दो फलन हैं उनका हम क्या कर सकते हैं अवकलन कर सकते हैं अगर उनका गुणन दे रखा है। तो एक फलन को ऐसा का ऐसा रखो, दूसरे का अवकलन कर दो, दूसरे को ऐसा कैसा रखेंगे पहले का अवकलन कर देंगे। तो ये फॉर्मूला होता है और ये इसी से आता है। तो यहां हम क्या कर देते हैं फिर x की जगह c की जगह x रिप्लेस कर दो, तो ये आ गया हमारा f ऑफ x जी डैश ऑफ x प्लस
जी ऑफ एक्स आ गया और एफ डैश एक्स आ गया। तो इसी तरीके से हम वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि आता कैसे है कि एक फलन को ऐसा कैसा रखो, दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को ऐसा कैसा रखे, पहले का अवकलन कर देते हैं। जो भी एक तरीका आप बना सकते हो यहां से। ठीक है बच्चों, तो अब इस पे देखो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। तो एग्जाम्पल देखिए, इसमें हमें एक फलन एफ एक्स दे रखा है कोस एक्स इंटू कोस टू एक्स। तो बच्चों इसका जब अपन अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, इसका हम क्या करेंगे, पहले कोस एक्स का अवकलन कर दो तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और कोस टू एक्स को ऐसा कैसा रखेंगे, फिर क्या करेंगे, यानी मैंने क्या बताया था, पहले एक का अवकलन करो किसी का भी, दूसरे को ऐसा कैसा रख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर कोस एक्स और कोस टू एक्स है तो पहले का अवकलन, तो पहले का अवकलन क्या आ गया, माइनस साइन एक्स और कोस टू एक्स, फिर क्या करेंगे प्लस, फिर कोस एक्स को ऐसा कैसा रख लिया और यहां से कोस टू एक्स का अवकलन कर देंगे। तो कोस टू एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस टू एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, टू इंटू और यहाँ पे देखो माइनस का आ जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, साइन 2x और इंटू में 2 आ जाएगा, तो ये इसका अवकलन आ गया। तो यानी हमें यहाँ पे जब भी ये रूल लगाना है तो यहाँ पे या फिर एक काम करें, इसमें एग्जाम्पल में साइन एक्स लिख लेते हैं, साइन एक्स लिख लो, क्योंकि देखो ये कोस 2x का अवकलन करना ये मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद इसी गुणधर्म को लिख लेंगे कि अगर मान लो 2x लिखा हुआ है तो इसमें कोस 2x में बाहर 2 आ जाता है, तो ये कैसे आता है, तो अगला गुणधर्म यही लिख लेंगे। तो इससे पहले आप एक काम करो, ये सिंपल एग्जांपल है ये ले लो, ताकि इसमें देखो कोस एक्स और साइन एक्स दिया हुआ है, तो इसका अगर हम अवकलन करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, कोस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और यहाँ पे इंटू में साइन एक्स, यानी ये ऐसा कैसा रह जाएगा, फिर प्लस में कोस ऑफ एक्स है वो ऐसा कैसा रहेगा, और साइन एक्स का जो अवकलन है वो कोस एक्स आ जाएगा, ये लिख सकते हैं। तो यहां से देखो ये क्या बन गया, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बन गया और प्लस का कोस स्क्वायर एक्स बन गया। तो ये हमारे पास एफ डेस एक्स का क्या आ गया बच्चों, अवकलन आ गया। एफ डेस एक्स का यानी एफ एक्स का जो अवकलन है वो इस तरीके से हम कर सकते हैं, अगर दो फलन दे रखे हैं और दोनों का गुणन दिया हुआ है तो इस तरीके से हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट गुणधर्म लिखें इसमें। तो नेक्स्ट देखें बच्चों इसमें कि अगर हमारे पास कोई फलन है एफ एक्स और वो एक से ज्यादा फलन को गुणन लिखा हुआ है, मतलब कि f1x इंटू में f2x इंटू में f3x और इस टाइप से fn या fkx है, इस टाइप से k फलनों का गुणन है मान लो। तो अगर k फलनों का गुणन है तो इसका हमें अगर अवकलन करना है तो क्या रूल लगाएंगे, देखो तो यहाँ पे देखो बच्चों f डेस x क्या हो जाएगा, यानी पहले फर्स्ट का अवकलन कर लो तो f1 डेस x, बाकी सारे ऐसे कैसे रखेंगे, यानी f2x से लेके fkx है वो सारे के सारे ऐसे रह जाएंगे, फिर प्लस यानी जो हमने दो के लिए रूल लगाया वो आप कितने भी फलन का गुणन लिखा हुआ हो सब में आप वो रूल लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले यानी इसको अवकलन कर दिया, बाकी सारे ऐसे कैसे रह जाएंगे, फिर क्या करेंगे f1x है वो भी ऐसा रहेगा और दूसरे का अवकलन कर देंगे, बाकी सभी ऐसे कैसे रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी f ऑफ 3x से f ऑफ kx और सो ऑन, ऐसे हम चलते रहेंगे। ठीक है, क्या करना है, फर्स्ट का अवकलन करेंगे बाकी सब ऐसे कैसे, प्लस सेकंड का अवकलन करेंगे बाकी ऐसे कैसे, प्लस थर्ड का अवकलन कर देंगे बाकी ऐसे कैसे। तो इस तरीके से ये श्रृंखला चलती रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर जरूरी नहीं है कि दो फलनों का गुणन है, अगर दो से ज्यादा फलनों का गुणन भी दिया हुआ है तब भी आप ये रूल उसमें लगा सकते हैं, उस फलन का अवकलन कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे जो गुणधर्म थे उसमें सबसे पहले हमने देखा अगर कोई भी दो अवकलनीय फलन है तो उनका जो सम है वो भी अवकलनीय होता है, उनका अंतर है वो भी अवकलनीय होता है। फिर हमने देखा उनका तो आसानी से कर सकते हैं बन अवकलन। फिर हमने देखा अगर दो अवकलनीय फलनों का गुणन है तो वो भी एक अवकलनीय फलन होता है, और उसका गुणा कैसे किया जाता है वो हमने देखा था कि एक फलन का अवकलन करो दूसरे को ऐसा कैसा रख लो, फिर पहला ऐसा कैसा रहेगा दूसरे का अवकलन कर दो,
फिर हमने देखा कि ये सर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा फलन भी हैं, उनका गुणन लिखा हुआ है, तब भी आप वहां पे ये रूल लगा सकते हैं, तब भी हम वहां पे ये रूल लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखते हैं, जैसे हमने ये रूल लगाया तो हमने जब सारणिक पढ़ा था, सारणिक में हमने ये, अगर हमारे पास कोई सारणिक दे रखा हो और उसका अवकलन हमें फाइंड करना हो तो क्या रूल होता है। देखो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर मान लो आपका जो फलन, नेक्स्ट गुणधर्म लिख ले इसमें, अगर हमारे पास जो फलन है वो इस टाइप से दिया हुआ है, मान लो हमारा जो फलन है कि f1x और यहां से f2x और यहाँ f3x दिया हुआ है। ठीक है, ये फलन दिया हुआ है f1 f2 f3, और यहां मान लेते हैं कि g1x और g2x और ये g3x, ये फलन दिए हुए हैं। और यहाँ पे हमारे पास मान लो h1x h2x और h3x, ये फलन fx, ये फलन दिया हुआ है, सारणिक के रूप में दे रखा है। तो अगर हमें यहाँ पे इसका अवकलन पूछा जाए, तो f डैश x का अवकलन पूछा जाए तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। तो देखो इसमें क्या नियम होता है, इसमें आप क्या करेंगे, आप रो वाइज भी कर सकते हैं और आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो का अवकलन कर दो, यानी f1x का डैश, यानी इसका डेरिवेटिव कर देंगे, f2 यानी इसका अवकलन कर देंगे और f3 का अवकलन कर देंगे। ठीक है बच्चों, और बाकी दोनों ऐसे कैसे रहेंगे, यानी यहाँ g1x आएगा, यहाँ पे g2x आ जाएगा और यहाँ पे g3x आ जाएगा, ये लिख सकते हैं। और ऐसे यहाँ पे h1x और यहाँ पे क्या आ जाएगा h2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा h3x। फिर क्या करेंगे प्लस, फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा जो रो है उसका अवकलन कर देंगे, बाकी फर्स्ट और थर्ड रो सेम ऐसी रहेंगी। फिर प्लस क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट और सेकंड रो ऐसी की ऐसी रख देंगे और थर्ड रो का अवकलन कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि यहाँ f1x रहेगा, यहाँ f2x रहेगा और यहाँ f3x रह जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा g1 डैश x, ये हो जाएगा g2 डैश x और ये हो जाएगा g3 डैश x हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो h1x और h2x और h3x, ये ऐसा कैसा रह जाएगा। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट दो रो हैं वो सेम रखेंगे और थर्ड का अवकलन कर देंगे, यानी h1 डैश x और यहाँ बच्चों h2 डैश x और ये h3 डैश x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो हमारे सारणिक के रूप में अगर दे रखा है कोई फलन है तो उसका हम अवकलन कर सकते हैं। अब ये जो काम हमने रो वाइज किया है, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। कैसे कि फर्स्ट कॉलम का अवकलन करो, बाकी दोनों कॉलम ऐसे कैसे रहेंगे, प्लस सेकंड कॉलम का अवकलन कर दो, बाकी दोनों कॉलम ऐसे कैसे रख लो, प्लस थर्ड कॉलम का अवकलन कर दो और बाकी दोनों कॉलम ऐसे कैसे रखे जा सकते हैं। अब देखो ये भी हो क्यों रहा है, अगर आप इसका सारणिक का मान निकालेंगे तो सारणिक का मान निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहां से हमें पता है f1x इंटू g2x इंटू h3x आता है, फिर माइनस इसका सारणिक का मान निकालना आता है ना सभी को, तो वो जो टर्म्स आती हैं उनमें गुणन में आएंगे सारे के सारे। तो जो हमने अभी लिखा कि जो अगर फलनों का गुणन दे रखा है तो उसके सारणिक का मान कैसे, अगर हमें उसके अवकलन का मान निकालना हो तो हम क्या लगाते हैं, रूल क्या लगाते हैं, एक का अवकलन करना है बाकी ऐसे कैसे रहते हैं, तो वो रूल लगाते हैं इसमें। भाई पहले आप इसका अगर प्रूफ कैसे करना है वो बता रहा हूं। अगर हमें इसके सारणिक का मान निकाल लो पहले, फिर क्या करोगे उसमें, तो सारे गुणन में आ जाएंगे, नहीं आएंगे, कुछ गुणन में फिर प्लस माइनस ऐसे चिन्ह आ जाएंगे, तो फिर उसका अवकलन करोगे तो अवकलन वहां पे रूल कौन सा लगेगा, वही जो गुणन वाला रूल है वो लगाओगे। फिर वही है, एक साथ उनको अलग अलग करोगे तो ये तीन सारणिक आ जाएंगे। तो आप प्रूफ भी कर सकते हो इसको, लेकिन प्रूफ की जरूरत नहीं है। आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास कोई सारणिक के रूप में अगर फलन दे रखा है तो उसका हमें अवकलन अगर निकालना हो तो हम इसमें रो वाइज भी निकाल सकते हैं या कॉलम वाइज भी निकाला जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट इसका गुणधर्म देखते हैं। तो ये जो गुणधर्म है ये सारे इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आप ध्यान रखें हमारे पास जो भी गुणधर्म है वो कैसे अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट लिखें इसमें, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। अगर हमारे पास fx दिया हुआ है
1 1 1 और 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 2x और 1 प्लस 3x, और यहाँ 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। मान लो ये हमें कोई फलन दे रखा है सारणिक के रूप में, तो अब हमें इसका अगर फलन जो f है इसका अवकलन f डैश x निकालेंगे और उसका 0 पे मान क्या आएगा ये हमें पूछा गया है। यानी हमें एक फलन दिया हुआ है सारणिक के रूप में और इस फलन का जो अवकलन है 0 पे अवकलन क्या आएगा ये हमें पूछा गया है। इस सारणिक का 0 पे अवकलन क्या आएगा। तो मैंने आपको कहा था कि सारणिक का मान निकालना, अगर इसका पहले अवकलन निकालेंगे, तो अगर अवकलन निकालना है तो क्या करेंगे, मैंने कहा था आपको या तो आप कॉलम वाइज करो या फिर आप रो वाइज भी कर सकते हो। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये अगर कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म है यानी कि अचर फलन है, और अचर फलन का अवकलन हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो अगर हम पहले इस फर्स्ट कॉलम का अवकलन करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। अब बाकी इसमें ऐसे कैसी रख देंगे टर्म जो भी हैं, ये टर्म्स ऐसी कैसी रहेंगी। फिर क्या करते हैं बच्चों प्लस, फिर क्या करते हैं यानी फर्स्ट ऐसा कैसा सेकंड का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1 2 और यहां से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। और यहां दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। यानी हमें क्या करना है दूसरे कॉलम का अवकलन कर दिया ये लो, ठीक है। फिर क्या करता है कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम सर ऐसा कैसा रहेगा, तो ये लो 1 1 1 और 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 2x और 1 प्लस 3x। अब हमें क्या करना है जो थर्ड कॉलम दिया हुआ है इसका हमें अवकलन करना है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे 1 प्लस 2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 2x आ जाएगा और यहां से 3 प्लस 2x आ जाएगा। ये इसका अवकलन आ गया। अब हमें क्या कहा गया कि जो इसका f डैश x आएगा उसमें x की जगह आपको 0 रखना है। तो बच्चों देखो ये मान तो वैसे ही 0 हो गया, क्योंकि हमें पता है किसी सारणिक में अगर कोई भी एक कॉलम में सारे अवयव अगर 0 हो जाते हैं तो उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो इस सारणिक का मान तो 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम x को 0 रखेंगे तो x को 0 रखेंगे तो ध्यान दो ये 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो अगर किसी सारणिक में 2 कॉलम अगर बराबर आ जाएं, सेम आ जाएं, तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो ये भी 0 हो गया। प्लस अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो अगर x का मान मैं 0 रखूंगा तो ये 0 0 0 तो 1 1 1 आ गया। और सारणिक में अगर 2 कॉलम बराबर आ जाते हैं तो उस सारणिक का मान क्या आ जाता है 0। तो इसका मतलब ये जो फलन था इसके अवकलन का 0 पे मान है वो 0 आ गया बच्चों, ये आप लिख सकते हैं यहाँ से। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे सारणिक का अवकलन कैसे किया जाता है वो हम देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट इसका गुणधर्म लिखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया जाता है। तो ध्यान रखें अगर 2 फलनों का सम, अंतर या गुणन है तो ये गुणन वाला ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ ही ये सारणिक वाला भी आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें 2 अवकलनीय फलनों का अगर भागफल, यानी अगर 2 अवकलनीय फलन है तो अगर उनका रेशियो दे रखा हो तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका गुणधर्म लिखेंगे कि 2 अवकलनीय फलनों, नेक्स्ट इसका गुणधर्म लिख लो, 2 अवकलनीय फलनों f(x) तथा g(x), 2 अवकलनीय फलनों f(x) तथा g(x), 2 अवकलनीय फलनों f(x) तथा g(x) का भागफल, 2 अवकलनीय फलनों f(x) तथा g(x) का भागफल भी अवकलनीय फलन होता है। 2 अवकलनीय फलनों f(x) तथा g(x) का भागफल भी अवकलनीय फलन होता है यदि f(x) अपॉन g(x) अगर आपने लिखा है तो यदि gx इज नॉन जीरो, gx इज नॉन जीरो। ये ध्यान रखना, अगर आपने f(x) और gx 2 फलन लिए हैं
और वो दोनों अवकलनीय हैं, तो उनका भागफल तभी अवकलनीय होगा जब नीचे वाला जो फलन है वो किसी भी बिंदु पे 0 नहीं होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है। तो लिख लें उसमें कि दो अवकलनीय फलनों f(x) तथा g(x) का भागफल एक अवकलनीय फलन होगा, एक अवकलनीय फलन होगा यदि ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाला फलन कहीं भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि नीचे वाला फलन किसी भी बिंदु पे 0 नहीं होना चाहिए, तो ये लिख सकते हैं f(x)/gx ये अवकलनीय होगा यदि gx है वो मेरा नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये हमारा नेक्स्ट गुणधर्म था जो आप लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, अगर हमें f(x) तथा gx, यदि हमें f(x) तथा gx दो अवकलनीय फलन दे रखे हैं, तो उनके भागफल का अवकलन कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। तो देखें बच्चों कि अगर हमें दो फलन दे रखे हैं f(x) तथा gx, अगर वो दोनों क्या थे, हमने अभी गुणधर्म लिखा कि f(x) और gx दो अवकलनीय फलन हैं, तो इनका जो भागफल होता है वो अवकलनीय होगा यदि नीचे वाला जो फलन है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब इसका जो हम अवकलन कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। तो f(x) बट्टा gx ये कब होगा, जब gx मेरा नॉन जीरो हो, तो ये फलन मेरा क्या हो जाएगा, अवकलनीय होता है। तो इसका अवकलन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो इसके अवकलन निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है कि जो नीचे वाला फलन है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। नीचे वाले फलन का हम क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायर कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर हमें नीचे वाला फलन जो है वो ऐसा का ऐसा रखा जाता है, और जो ऊपर वाला फलन है उसका हम अवकलन करते हैं। ये ध्यान रखें, यानी नीचे वाला जो फलन है वो ऐसा का ऐसा रखा जाता है, और ऊपर वाले फलन का हम अवकलन करते हैं। फिर माइनस, फिर क्या करते हैं, फिर हमारे पास जो पहले ऊपर वाला जो फलन है उसको ऐसा कैसा रखें, और जो नीचे वाला फलन है उसका हमें अवकलन कर देते हैं। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा है। अब देखो ये फॉर्मूला आया कैसे, जैसे हमने अभी तक जो पढ़ा था कि गुणन वाले फॉर्मूले या कोई सारणी के उसका कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है। अब देखो इसको भी हम जो हमारे पास डेफिनेशन है उससे प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, देखो हमें क्या करना है, हमें f(x) बट्टा gx जो है इस फलन का अवकलन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसका किसी भी बिंदु पे अगर हम अवकलन निकालते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू c, ये जो फलन है वो आ जाएगा। तो ये f(x) बट्टा gx, आप परिभाषा जो मैंने लिखाई वो देखो, यही लिखते हैं। फिर सर उसमें x की जगह c रख देते हैं फलन में, तो ये हमारे पास आ जाता है f(c) बट्टा यहाँ पे g(c) आ जाएगा बच्चों, ये लिखते हैं। और बट्टे में क्या हो जाता है सर, x माइनस c हो जाता है। तो ये जो लिमिट है वो यहाँ पे अपन x टेंड्स टू c मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां से लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ पे क्या आ गया, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, f(x) इंटू g(c), और यहां से माइनस g(x) इंटू f(c) आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो एलसीएम है वो आगे यहाँ x माइनस c पहले से था, और इसका जो एलसीएम है g(x), और यहां से बच्चों g(c) आ गया। ये लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखो इसमें लिमिट x टेंड्स टू c, हमें f(x) इंटू g(c) दिया हुआ है, इसमें से मैंने क्या किया, माइनस f(c) इंटू g(c) कर दिया, और जितना मैंने माइनस किया है बच्चों उतना ही मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का f(c) और इंटू g(c) कर देंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखो क्या है, माइनस का g(x) इंटू f(c) दिया हुआ है। ठीक है, और यहां से हम क्या लिखेंगे, बट्टा हमारे पास क्या आ गया, x माइनस c और g(x) इंटू g(c). तो ये हमने डेफिनेशन लगाई है, जो हमने अवकलन की डेफिनेशन लिखी थी पहले दिन, कल जो हमने सबसे पहले लिखी वही लगा दी। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, यहां से देखो जो फर्स्ट दो टर्म है इनमें से g(c) कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। तो यहां से क्या आ जाएगा कि सर यहां लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c, और इसमें से अगर हम पहले वाले में से g(c) कॉमन ले लेते हैं, तो बच्चों g(c) कॉमन लेंगे तो देखो क्या बचा, f(x) माइनस f(c), तो यहां बच गया f(x) और माइनस f(c),
और इसके नीचे में ये जो x माइनस सी है इसके नीचे लिख देता हूं, ये लो, ये x माइनस सी इसके नीचे ही है तो इसके नीचे लिख दिया। फिर प्लस अब लिमिट x टेंस टू, या लिमिट बाद में लगा देंगे एक साथ ही। तो यहां से देखो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, यहां देखो मैं यहां से माइनस का एफ ऑफ सी कॉमन ले लेता हूं ताकि ये जी एक्स माइनस जी ऑफ सी बन जाएगा। तो यहां से मैंने लिया कॉमन माइनस का एफ ऑफ सी, अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी, और बट्टे में बन रहा है एक्स माइनस सी। ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है बच्चों, यानी जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। और यहां जो बट्टे में हमारे पास लिखा हुआ है वो क्या है, एक्स माइनस सी को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें डिवाइड कर दिया, तो ये बच गया सर जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ सी, ये लिखा हुआ है। अब अगर हम अगर यहां लिमिट लगाते हैं तो देखो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बट्टा एक्स माइनस सी, ये क्या होता है बच्चों, एफ डे सी होता है, यानी एफ का अवकलन सी पे, यही तो होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, देखो सर जी ऑफ सी, और यहां से एफ डे सी आ गया, और माइनस का एफ ऑफ सी लिखा हुआ है, और ये क्या है बच्चों, अगर हम लिमिट लगाएंगे तो ये जी डे सी बन गया, तो ये जी डे सी आ गया, और नीचे अगर लिमिट लगाएंगे x टेंस टू सी पे तो ये बन गया g ऑफ c का होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है फॉर्मूला, वो ऐसे ही आता है बच्चों। तो यहां c की जगह x रख देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये ला, ठीक है। तो अगर दो फलनों का भागफल दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि सर नीचे वाले फलन का स्क्वायर करेंगे पहले, और फिर क्या करेंगे, ऊपर नीचे वाला फलन ऐसा कैसा रखा जाता है, और ऊपर वाले फलन का अवकलन करेंगे, माइनस ऊपर वाला फलन ऐसा कैसा रखते हैं और नीचे वाले फलन का अवकलन कर देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में ये काम में लेना है। तो अगर आपको ध्यान रखना हो आया कैसे, तो ये आप प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये प्रूफ कहीं भी काम में नहीं आएंगे आपके, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया रखते हैं, ताकि कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मूले में। तो ये डेफिनेशन लगाएंगे तो वहां से हमारा प्रूफ भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, तो ये था कि अगर कोई भी दो फलन है, उन अवकलनीय फलन है, तो उनके भागफल भी क्या होता है, अवकलनीय फलन होता है, यदि जो नीचे वाला फलन है वो किसी भी बिंदु पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका नेक्स्ट गुणधर्म लिखते हैं, तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पे। देखो, जैसे मान लो हमें पूछा जाए कि अगर कोई भी दो फलन दे रखें, ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, मान लो हमें पूछा जाए कि अगर एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, ठीक है, और इस फलन का क्या करना है, अवकलन करना है। तो अब ये जो फलन है एक्स स्क्वायर बट्टा साइन एक्स है, तो ये जो फलन है एक्स स्क्वायर जो फलन है वो मेरा अवकलनीय फलन होता है, साइन एक्स है वो भी मेरा अवकलनीय फलन होता है। तो दो अवकलनीय फलनों का जो भागफल है वो भी अवकलनीय फलन होगा। कब, अब इसका मतलब जहां साइन एक्स मेरा जीरो होता है वो बिंदु इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जरूर साइन मेंशन करते हैं यहाँ पे कि जो साइन एक्स है वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी साइन एक्स है वो किसी भी बिंदु पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो यानी इसका जो प्रांत आएगा इस फलन का वो क्या आ जाएगा, जहां साइन एक्स जीरो हो रहा है वो उसमें से हट जाएंगे, तब ये मेरा फलन क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। अब इसका अगर अवकलन करना है तो कैसे करेंगे, अभी हमने क्या देखा कि सर सबसे पहले जो नीचे वाला फलन है उसका स्क्वायर कर दो, तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। फिर जो नीचे वाला फलन है वो ऐसा कैसा रख दो, साइन एक्स रख दिया। ऊपर वाले फलन का अवकलन करना है तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला फलन ऐसा कैसा रख दिया, एक्स स्क्वायर। नीचे वाले फलन का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। तो ये हो गया, इसका अवकलन इस तरीके से किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमें अवकलन करना हो तो इस तरीके से हम अवकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला हमने बनाया था कि एफ एक्स बटा जी एक्स अगर हमारे अवकलनीय फलन है तो उसका अवकलन कैसे किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट गुणधर्म लिखते हैं कि अगर कोई दो फलन है, अवकलनीय फलन है, तो उनका जो संयुक्त फलन है, हमने जब फलन पढ़ा था तो एफ ऑफ जी की बात की थी, याद करो। तो जो संयुक्त फलन है उसके अवकलन के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो एक रिजल्ट लिख लें। तो नेक्स्ट जो भी नंबर था गुणधर्म का वो लगाएं। तो नेक्स्ट नंबर लिखें उसमें, यदि एफ एक्स तथा जी एक्स, यदि एफ एक्स तथा जी एक्स
यदि f(x) तथा g(x) दो अवकलनीय फलन, यदि f(x) तथा g(x) दो अवकलनीय फलन इस प्रकार विद्यमान हैं, यदि f(x) तथा g(x) दो अवकलनीय फलन इस प्रकार विद्यमान हैं कि संयुक्त फलन f ऑफ g, यानी स्टेटमेंट लिख लें, यदि दो अवकलनीय फलन, यदि दो अवकलनीय फलन f(x) तथा g(x), दो अवकलनीय फलन f(x) तथा g(x) इस प्रकार विद्यमान हैं, इस प्रकार विद्यमान हैं कि इन दोनों का संयुक्त फलन है, कि इनका संयुक्त फलन, इनका संयुक्त फलन, तो मान लेते हैं f ऑफ g ऑफ x, तो इनका संयुक्त फलन f ऑफ gx विद्यमान हो, इनका संयुक्त फलन f ऑफ g ऑफ x भी परिभाषित हो या विद्यमान हो, परिभाषित हो, यानी क्या कहा गया कि यदि दो अवकलनीय फलन हैं f(x) तथा gx और वो इस प्रकार विद्यमान है बच्चों कि उनका संयुक्त फलन है वो परिभाषित है। भाई संयुक्त फलन परिभाषित होना चाहिए तभी हम बात करेंगे उसकी। तो अगर उनका संयुक्त फलन परिभाषित है तो संयुक्त फलन f ऑफ g ऑफ x भी अवकलनीय होता है, भी अवकलनीय होता है। ये लिख ले भाई, भी अवकलनीय होता है। तो ये भी रिजल्ट अच्छा है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर कोई दो अवकलनीय फलन है और उन दोनों अवकलनीय फलन का अगर संयुक्त फलन परिभाषित है तो वो भी क्या होता है बच्चों, अवकलनीय होता है। अगर उनका संयुक्त फलन परिभाषित है तो वो भी क्या होता है, अवकलनीय होता है। अब देखो, इस अगर जो हमारे पास संयुक्त फलन होता है उसका अवकलन कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। अगर परिभाषित है तो हम उसका अवकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास f और g दो फलन हैं और उनका संयुक्त फलन मान लो परिभाषित है तो उसका अवकलन कैसे करते हैं देखते हैं। तो d बाई dx और मान लो फलन है f ऑफ g ऑफ x है, तो ये संयुक्त फलन है, तो इसका हम अवकलन कैसे करते हैं। तो d बाई d, तो ये जो फलन है f ऑफ g ऑफ x है, तो पहले तो इसको ऐसे लिख लो। तो यहाँ क्या होता है, f ऑफ g ऑफ x ऐसे लिखा जाता है, लिखना आता है सबको, हमने फलन पढ़ा तब देखा था। तो पहले क्या करते हैं, इस फलन f का जो ये अंदर वाला फलन है इसके सापेक्ष अवकलन करते हैं। कैसे करते हैं, यानी d बाई d ऑफ g ऑफ x, यानी जो अंदर वाला फलन है इसके सापेक्ष इस फलन का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। ये ध्यान रखें भाई, ये जो अंदर वाला फलन है इसके सापेक्ष इसका क्या किया जाता है, पहले अवकलन किया जाता है, इनटू जो अंदर वाला फलन है उसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जो अंदर वाला फलन है उसका फिर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ये जरूर ध्यान रखें, अगर कोई फलन है, संयुक्त फलन दे रखा है तो उसका या इस तरीके से दे रखा है f इंटू ऑफ g ऑफ x है, तो पहले इस फलन f का इस अंदर वाले फलन के सापेक्ष अवकलन किया जाता है, इनटू में जो अंदर वाला फलन है उसका x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है, उसका x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। ये जरूर ध्यान रखें। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, जैसे एग्जाम्पल लिखो, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग। इसको, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया f डेस g ऑफ x और यहां से इनटू में g डेस x हो जाता है। तो वो तो एक ही बात है, f डेस g ऑफ x इंटू g डेस x भी लिखा जाता है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। और ये लिख लें, इसको श्रृंखला नियम कहते हैं। इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं, श्रृंखला नियम कहते हैं।
यानी अगर हमें दो फलन दे रखे हैं, अवकलनीय फलन है, अगर उनका संयुक्त फलन अगर परिभाषित है तो वो संयुक्त फलन है वो हमेशा अवकलनीय होगा, और उसका अवकलन जिस भी नियम से हम निकालते हैं उसे श्रृंखला नियम कहते हैं। तो लिख लो, इस नियम को श्रृंखला नियम कहते हैं। कैसे करना है बच्चों? देखो सर, जो अंदर वाला फलन है उसका बाहर वाले फलन, यानी अंदर वाले फलन के सापेक्ष बाहर वाले फलन का अवकलन करते हैं, इनटू अंदर वाले फलन का x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, फिर मैंने कहा उसको बाद में करेंगे। जैसे मैंने कहा कि cos 2x है, अगर हमें cos 2x का अवकलन करना है तो अब देखो यहाँ cos x नहीं है ना, यहाँ cos 2x है, तो ये क्या है? ये दो फलनों का संयुक्त फलन ही तो है भाई। cos है तो cos 2x है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? तो सर इसका अवकलन करेंगे d बाई डी, 2x के सापेक्ष करेंगे। तो 2x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे और फिर क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला फलन है इसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा। हाँ या ना बच्चों? तो सर ये इसके सापेक्ष करेंगे तो ये तो क्या हो गया? माइनस का साइन 2x हो गया, क्योंकि सेम है, इसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन। और यहाँ पे 2x का अवकलन क्या हो गया? ये 2 हो गया, तो क्या आ गया? माइनस का 2 साइन 2x। तो ये होता है संयुक्त फलन का अवकलन कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लें, अगर f(x) इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है, f(x) इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका कैसे अवकलन करेंगे? इसका अवकलन करेंगे सर d बाई डी एक्स स्क्वायर के सापेक्ष करेंगे, यानी ये अंदर वाला फलन है तो ये हो जाएगा साइन और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इनटू में क्या करेंगे? d बाई डी एक्स, और ये जो अंदर वाला फलन है एक्स स्क्वायर, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये दो संयुक्त फलन ही लिखा भाई, ये दो फलनों का संयुक्त फलन ही तो है। अब देखो यहाँ पे इसका हम जानते हैं क्या हो जाता है? कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? कोस एक्स स्क्वायर, और यहां से इसका हो जाता है बच्चों 2x, तो क्या आ गया? 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर हो गया, 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास अगर कोई दो फलन है उनका संयुक्त फलन दे रखा है तो उसका कैसे अवकलन किया जाता है। तो इस तरीके से हम इसका अवकलन कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा सबको? तो इस तरीके से हम इसका अवकलन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट देखें। अब हमें अगर मान लो साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करना है तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वैसे देखा जाए तो, कि दो फलनों का क्या लिखा हुआ है, यानी साइन स्क्वायर एक्स किया हुआ है। क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको तो देखो ऐसे लिख सकते हैं अपन, साइन एक्स इंटू साइन एक्स भी लिख के कर सकते हो। भाई दो फलनों का क्या है? मल्टीप्लाई तो लिखा हुआ है, तो पहले साइन एक्स का करो, ऐसा कैसा रहेगा। या फिर हम डायरेक्ट देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स है। क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर एक्स है। तो इसका हम अवकलन कैसे करेंगे? देखो अगर हम यहां से इसको लिखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो d बाई डी, अब किसके रेस्पेक्ट में करें? साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो इसका हम करें अगर साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो अगर साइन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, और फिर d बाई डी एक्स करेंगे, साइन एक्स का अवकलन कर देंगे। अब यहां से अगर आप देख पा रहे हो तो जो साइन एक्स है वो मेरा क्या है? y मान लो, तो ये y स्क्वायर है, और y स्क्वायर का y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसको y मान लो ना। तो y स्क्वायर का y के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 2y। तो ये क्या बन गया? 2 साइन एक्स। क्या बन गया? 2 साइन एक्स, और यहां से साइन एक्स का अवकलन क्या आ गया बच्चों? कोस एक्स। तो सर ये तो आ गया साइन 2x आ गया। क्या आ गया? साइन 2x। एक तो ये तरीका है, या फिर आप इसको साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख लो। तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखोगे तो पहले साइन एक्स का करो, तो कोस एक्स इंटू साइन एक्स, फिर कोस एक्स इंटू साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा। वो भी तरीका है, उसको अलग अलग लिख लो, दो का मल्टीपल ही तो दिया हुआ है, तो पहले का करो दूसरा रख लो, दूसरे का करो पहले का रख लो, तो वो 2 मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, और या फिर ऐसे कर सकते हैं। ये रूल है, लेकिन आप ध्यान इनको अगर बार बार करेंगे तो ये याद हो जाते हैं कि 2 इंटू साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कर लेंगे। ऐसे तो करते हैं भाई। इसको कैसे करते हैं? 2 इंटू साइन एक्स, यानी पहले साइन एक्स को हम y मानते हैं, तो 2 इंटू वाई टाइप का हो जाएगा,
फिर इसका अंदर वाले का कर देते हैं। तो ये रूल हम ध्यान रखेंगे कि अगर एफ और जी दो हमारे अवकलनीय फलन हैं तो उनके संयुक्त फलन अगर परिभाषित है तो वो भी अवकलनीय फलन होता है, और इसका जो हम अवकलन करते हैं जो फॉर्मूला, उसको हम श्रृंखला नियम कहते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, देखो ये जो अंदर वाला है इसके रेस्पेक्ट में हम पहले अवकलन करेंगे एफ का बाहर वाले का, और फिर अंदर वाले का एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं इनटू में। तो ये रूल होता है बच्चों, इसमें डिफाइन जो किया जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रूल लिख लें। इस रूल पे भी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब देखो इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं। तो फिर आज अपन इतना ही देखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहां से देखो इस पे एक एग्जाम्पल। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं बच्चों, इनको याद करना है। इन पे आपके एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे अवकलन में, कि अवकलन कैसे किया जाता है। तो ये जो नियम अपन बना रहे हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। तो अभी सबसे पहले सर दो अवकलनीय फलन है, उनका सम दे रखा है या उनका डिफरेंस दे रखा है माइनस, तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अलग अलग कर लो उनका अवकलन। ठीक है, लेकिन अगर हमें दो फलनों, अगर अवकलनीय फलन का गुणन दे रखा है तो उसके लिए हमने क्या रूल बनाया, फर्स्ट को ऐसा कैसा, या फर्स्ट का अवकलन करो, दूसरे को बाकी को ऐसे रख लो, प्लस दूसरे का अवकलन बाकी सबको ऐसे, इस तरीके से रूल बनाया। फिर सारणिक वाला आया, अगर सारणिक आ जाए तो उसका अवकलन कैसे करते हैं। फिर मैंने कहा दो अवकलनीय फलनों का भागफल दे रखा हो तो उसके लिए अवकलन कैसे किया जाता है। ठीक है, अब अगर दो अवकलनीय फलन है, उनका संयुक्त फलन परिभाषित है, तो संयुक्त फलन होता है वो भी उनका अवकलनीय हो जाएगा, और उसका अवकलन इस श्रृंखला नियम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया है। फिर नेक्स्ट क्लास में और अपने जो रूल हैं वो लिखेंगे। तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसमें लास्ट, देखें तो इसमें लास्ट एक एग्जाम्पल लिख लो। तो लास्ट इसमें एक एग्जाम्पल लिखें। तो नेक्स्ट देखें बच्चों, इसमें अगर हमारे पास एफ एक्स एक फलन दे रखा है कोस एक्स इंटू कोस 2x इंटू कोस 4x इंटू कोस 8x है। ठीक है, और इस फलन एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी अवकलन निकालना है, और किस पॉइंट पे, π/4 पे मान निकालना है। तो देखो पहले इसका अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें क्या दे रखा है, ये 4 फलन है, इनका गुणन दे रखा है। तो सर वो रूल लगा देंगे, पहले का अवकलन करो, बाकी 3 को ऐसा कैसा रख लो। तो क्या हो जाएगा, यानी माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और बाकी 3 ऐसा कैसा रखेंगे, तो कोस 2x, कोस 4x और कोस 8x रख लेंगे। फिर प्लस का कोस ऑफ x ऐसा कैसा, इसका अवकलन करेंगे। तो देखो कोस 2x का अवकलन, अब कैसे करते हैं इसका कोस 2x का अवकलन, तो पहले 2x के सापेक्ष इसका अवकलन करो, फिर 2x का x के सापेक्ष, तो 2 आ जाता है, तो माइनस का 2 और कोस 2x का क्या हो जाता है, साइन 2x, ये हो गया। बाकी ऐसे कैसे रख लो, कोस 4x और कोस 8x। फिर क्या करते हैं प्लस, सर थर्ड ऐसा कैसा, थर्ड का अवकलन करेंगे, बाकी सब ऐसे कैसे रख लेंगे। तो इसका अवकलन क्या आएगा, यहां से माइनस का 4 और साइन 4x, ये समझ में आ गया होगा सबको। और ये ऐसा कैसा, यानी कोस 8x रख लेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसमें गुणन वाला और जो कंपोजिशन वाले हैं, यानी जो संयुक्त फलन है, वो साथ में दे रखे हैं, तो दोनों रूल साथ में लग रहे हैं इसमें। यहाँ पे प्लस का कोस x, कोस 2x, और यहां से हमारे पास कोस 4x था, और इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का 8 और यहां से साइन 8x आ जाएगा। ये आ गया इसका अवकलन। अब हमें क्या करना है, x की जगह π/4 रखना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे, अगर मैं x की जगह π/4 रखूंगा यहाँ पे, तो π/4 रखने पे यहाँ कोस हमें 0 बनाना है, तो यहाँ 0 कहां बन सकता है, यहाँ पे अगर हम देखें, अगर यहाँ रखें, अगर π/4x की जगह यहाँ रख दूं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोस 2 इंटू π/4, तो कोस π/2 आ जाएगा, और कोस π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो कोस π/2 बनेगा। अगर x की जगह मैं π/4 रख दूंगा तो ये वैल्यू 0 हो गई पूरी की पूरी। अब यहां अगर इसमें देखें, तो यहां से देखो, यहां अगर हम π/4 रखें तो कहीं पे 0 बन रहा है, तो अगर यहां से देखें तो यहां कहीं 0 नहीं बन रहा है, क्योंकि ये भी 0 नहीं बनेगा और ये भी 0 नहीं बनेगा, इसमें 0 नहीं बन रहा है। यहां देखते हैं, यहां देखो, अगर मैं यहाँ x की जगह π/4 रखता हूं, x की जगह π/4 रखूंगा तो साइन पाई आ जाएगा, और साइन पाई का मान क्या होता है, 0 हो जाता है।
तो साइन पाई की वजह से ये पूरा 0 हो गया। फिर यहां देखें, अगर यहां वही सेम x की जगह क्या रख दें, पाई बाई 4, x की जगह पाई बाई 4 रख दो और पाई बाई 4 रखेंगे तो कोस पाई बाई 2, तो ये भी 0। केवल ये एक टर्म बची है, तो क्या आ गया इसका अवकलन, यानी यहां से कोस पाई बाई 4 और माइनस का 2 साइन पाई बाई 4 रखेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, इनटू में कोस पाई, यानी पाई बाई 4 रखेंगे तो कोस पाई, और ये आ गया कोस 2 पाई, हाँ या ना, ये लिख सकते हैं। अब कोस पाई बाई 4 यानी 1/√2, और यहां से साइन पाई बाई 2 तो 1 हो गया, तो ये माइनस का 2 आ गया, कोस पाई यानी माइनस का 1 हो गया, कोस 2 पाई 1 हो गया, तो आप देखें इसमें √2 इसका मान आ गया। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमने जो रूल लिखे थे गुणन वाला वो लगाया, और साथ में संयुक्त फलन भी आए हैं साथ में, जैसे ये आया साइन 2 कोस 2x है, कोस 4x है, कोस 8x है। तो ये आप ध्यान रखें, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें एक रूल और लिख लें कि यदि fx का यदि फलन fx का अवकलन, यदि एक रिजल्ट लिख लें लास्ट इसमें कि यदि, ये समझ में आ गया बच्चों सबको कि हमें यहाँ पे जो गुणन है वो वाला और जो संयुक्त फलन है वो दोनों साथ में लगाए हैं। तो संयुक्त वाले फलन पे आप प्रैक्टिस कर लेना, वो भी हमें आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक रिजल्ट लिख लो, यदि fx का अवकलन f डैश x है, यदि fx का अवकलन f डैश x है, तो f ऑफ a x प्लस b का अवकलन a इंटू f डैश ax प्लस b होता है। सॉरी, a इंटू f ऑफ x प्लस a f डैश ax प्लस b होता है, ये लिख लें, ठीक है, ये लिख लें। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर हमारे पास fx का अवकलन अगर f डैश x है, यानी फलन क्या है, अवकलनीय फलन है, तो यहां से जो f ऑफ ax प्लस b का जो अवकलन आता है वो a इंटू f डैश ax प्लस b आ जाता है। कैसे, देखो हमें क्या करना है, f ऑफ ax प्लस b का अवकलन निकालना है, यही करना है। तो डी बाई, तो इसका अवकलन निकालेंगे तो पहले इसका अवकलन ax प्लस b के सापेक्ष निकालेंगे, क्योंकि कंपोजिशन है कि नहीं है, तो इसका अवकलन इसके सापेक्ष इनटू में सर d बाई डी एक्स, और ये ax प्लस b का अवकलन हो जाएगा। यही करते हैं अपन जो संयुक्त फलन का, तो ये संयुक्त फलन ही दिया हुआ है, यानी x की जगह क्या रखना है, ax प्लस b, तो ये हो गया। अब देखो यहां से इसको मैंने लिख दिया f डैश ax प्लस b, तो ये ax प्लस b के सापेक्ष हो गया, और यहां से देखो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो यही मैंने लिखवाया है। तो अगर fx का अवकलन f डैश x है, तो f ऑफ ax प्लस b का जो अवकलन है वो a इंटू f डैश ax प्लस b हो जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमने कुछ रूल लिखे हैं बच्चों जो आपको ध्यान रखने हैं, इस पे प्रैक्टिस करनी है आपको। आप खूब सारे संयुक्त फलन लो और उस पे अवकलन कर करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर चीजें समझ नहीं आई, कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू।